इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन 46 तक हमने किए थे, उसके अंदर केवल हमें क्या करना था, एक हमारे पास प्रोजेक्ट था, उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। लेकिन अब हमारे पास दो प्रोजेक्ट है और उन दो में से एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल का मतलब होता है कि एक प्रपोजल अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा हम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें बोल रखा है एक चॉइस लेनी है हमें दो प्रोजेक्ट के बीच में, इन्वेस्टमेंट इक्वल है दोनों में 51,000, और हमें बता रखा है कितना कैश इनफ्लो आ रहा है इनसे हमें डिफरेंट ईयर में, और 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड से हमें बताना कौन सा मेथड बढ़िया है, मतलब एनपीवी मेथड। तो करते हैं और देखते हैं कौन सा मेथड हमें बढ़िया दे रहा है। ईयर 1 2 3 4 5 6 और कैश फ्लो प्रोजेक्ट 1 में 25,000, 15,000, 10,000, 0, 12,000 एंड 6,000 है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं 10% के हिसाब से। 5 साल के तो शायद मुझे याद है, छठे साल का मुझे पता नहीं कि मुझे याद है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 एंड 0. ये याद नहीं है मुझे, 621 के बाद 564। चलिए आइंदा से याद रखूंगा, 5 के बाद 6 के बाद 4, ठीक है, ये भी याद रखूंगा नेक्स्ट टाइम से मैं। और चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो 25,000 इंटू 0.909, तो यह आ गया 22,725, 15,000.826, 12,390, 10,000 into 0.751, 7,510, ये तो जीरो है ही। 12,000 into 0.2621, 7,452, 6,000 into 0.564, 3,384। इसका टोटल करते हैं, जीटी का बटन दबा दिया मैंने, 53461। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूं, जीरो में 51,000 है, तो एनपीवी आ गया प्लस 2,461। अब मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट सेकंड की। कैश फ्लो कितना आ रहा है उसमें, 10,000, 12,000, 18,000, 25,000, 8,000 एंड 4,000। प्रोजेक्ट 1 में शुरू में ज्यादा था, प्रोजेक्ट सेकंड में बीच में ज्यादा है, लेकिन एक साल प्रोजेक्ट 1 में नील हो गया था, शायद उस वजह से हमारा डिफरेंट आंसर आ जाए। प्रेजेंट वैल्यू सेकंड प्रोजेक्ट का 10,000 को मैं 0.909 से मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे मालूम है क्या आएगा, लेकिन टोटल जीटी में आ जाए इसलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि 10,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9,090 ही आएगा। 12,000 इंटू 0.826 इक्वल टू 9,912, 18,000 into 0.751, 13,518, 25,000 into 0.683, 17,075, और 8,000 into 0.621, 4,968 and 4,000 into 0.564।
2256, मैंने GT का बटन दबा दिया तो आ गया 6890। पेमेंट है 51,000 की इसमें भी, तो मेरे पास प्लस का 5819 आ गया, क्योंकि सेकंड प्रोजेक्ट में ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है मेरे पास, तो जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है वो प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है, इसलिए मैं सेकंड प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 48, मशीन है हमारे पास ए, वो 1 लाख रुपए हमें उसके लिए अभी देने पड़ेंगे, और मशीन बी है उसके लिए 1,20,000 देने पड़ेंगे, आधे अभी आधे 1 साल बाद। और जो कैश फ्लो हो रहे हैं वो हमें बता रखा है, तो हमसे पूछा है कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है। चलिए हम देखते हैं ईयर में 0 भी लिख लेता हूं इस बार, यहां ऐसा भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली हम। तो कैश फ्लो ए में क्या आ रहा है, -1 लाख अभी देना पड़ेगा मुझे, फिर 25,000 पॉजिटिव, 60,000, 40,000, 30,000 एंड 10,000। ईयर 6 मैंने खामखा लिख दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने हटा दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11% का मुझे याद नहीं है, 1 डिवाइड बाय 1.11, तो पॉइंट, ये तो 1 ही रहेगा, ये हो गया 0.9009, तो 901, 0.8116, तो 812, 0.731, 0.6587, तो 659 एंड 0.593। मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू -1 लाख, क्योंकि आज की डेट में जो 1 लाख रुपए हम खर्च करने वाले हैं उसकी वैल्यू तो -1 लाख ही आने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में जो 25,000 रुपए मेरे पास आएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होगी 22,525, इसकी वैल्यू होगी 48,720, 29,240, 19,770 एंड 5,930। अब क्योंकि मैंने ईयर 0 का स्टार्टिंग में माइनस में लिख दिया है तो मेरे पास एनपीवी सीधा ही आ जाएगा 26,185, नहीं तो मेरा जो आंसर आता वो 1,26,185 आता, फिर मैं उसमें से 1 लाख माइनस अलग से करता, मैंने ऊपर ही लिख दिया तो सीधा मेरा एनपीवी आ गया है फर्स्ट प्रोजेक्ट में। अब मैं सेकंड प्रोजेक्ट की बात करता हूं विच इज बी। इसमें शुरू में आधा 60,000 देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी 60,000 देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में बाई चांस कैश इनफ्लो 0 है, फिर 60,000 पॉजिटिव आ रहा है, 60,000 पॉजिटिव, 80,000 पॉजिटिव एंड 0। तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी की क्या है, आज का 60,000, तो आज के 60,000 के इक्वल ही रहने वाला है, और 1 साल बाद का 60,000 जो आउटफ्लो है वो 0.901 के हिसाब से 54,060 रुपीज का रहने वाला है, और उसके बाद में 60,000 इंटू 0.812, 48,720, 43,860, 52,720
तो अगर मैं इसको फाइनली देखूं तो क्या आने वाला है आंसर 43,860, 52,720 and minus 114,060, 31,240 rupees, which is more than project machine A cash flow. So I should purchase machine B. मुझे ये ज्यादा पैसा वापस देने वाली है, तो ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन मेरे पास आएगा. To meet the growing demand for electricity, Bijli Electric Supply Limited has decided to expand its generating capacity. The required capacity can be provided by constructing 2 thermal plants, alternative 1 और 1 hydro plant, alternative 2. तो या तो इन्हें 2 थर्मल प्लांट लगाने पड़ेंगे या एक हाइड्रो प्लांट लगाना पड़ेगा. हमें इंफॉर्मेशन बता रखी है, अमाउंट है करोड़ों रुपीस, तो हम इसी में कर देंगे. हमें जरूरी नहीं है इसे करोड़ में एक्चुअल रुपीस में कन्वर्ट करने की. दोनों में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रखी है, ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट बता रखी है, डेप्रिसिएशन को छोड़कर कितनी है, और कॉस्ट टू डिसमेंटल प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, इसको 20 ईयर्स की लाइफ है इसकी. व्हाट ऑल्टरनेटिव शुड द फर्म सेलेक्ट, इट्स कॉस्ट ऑफ फंड इज एस्टिमेटेड इज 10%, इग्नोर टैक्सेस एंड एज्यूम रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो करते हैं वो निकालते हैं कैश फ्लो. कैश फ्लो में कायदे से देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है. लेकिन फिर भी हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स इफेक्ट होता है. अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है इग्नोर टैक्स. अगर किसी भी क्वेश्चन में टैक्स इग्नोर करने को बोला है और वो कैश फ्लो मतलब एनपीवी का क्वेश्चन है, कैश फ्लो निकालना है, तो हमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जिसका एनपीवी पे कोई इफेक्ट नहीं है अगर टैक्स नहीं है. टैक्स होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स इफेक्ट आता है, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं. तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि डेप्रिसिएशन का रेट स्ट्रेट लाइन है, डब्ल्यूडीवी है, इतने परसेंट है, कोई यूज नहीं है इस बात का. ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन का हमें कुछ भी नहीं करना. तो ऑल्टरनेट नंबर 1, ऑल्टरनेट नंबर 2, कैश फ्लो ईयर 0, यहां पर हमारी जेब से जा रहा है 680 और यहां पर हमारी जेब से जा रहा है 900. ठीक है, और 20 ईयर्स है, 1 to 20 ईयर्स. हर साल जा रहा है हमारे पास से, ये टोटल कर दीजिए कितना हो गया 260, ये जा रहा है 260 और ये जा रहा है 150. और केवल 20वें साल डिसमेंटल प्लांट मतलब स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है, बल्कि और उसे डिसमेंटल करने में खर्चा और हमारी जेब से आएगा. तो 20वें साल में हमारी जेब से जा रहा है 10 और 30. बस इनकी देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. किसी में हमारे को एनपीवी निकालना होता है जहाँ कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होते हैं, तो दोनों में जो पॉजिटिव एनपीवी होता है वो ज्यादा अच्छा होता है. यहाँ सब कुछ ही आउटफ्लो है, इनफ्लो है ही नहीं. दोनों ही सिचुएशन में खर्चा है. ये तो बता ही नहीं रहे कि इलेक्ट्रिसिटी की सेल कितनी हो रही है, ये तो बताया नहीं. तो अगर हमें केवल खर्चे खर्चे की बात है तो जिसमें कम खर्चा होता है, जिसमें कम कैश आउटफ्लो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है. तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें कैश आउटफ्लो निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और जिसमें कम कैश आउटफ्लो होगा वो वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर, ज्यादा बढ़िया होगा. तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं. आज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही है और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 10%. तो 10% के हिसाब से 1 से लेकर
20 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे आएगा, मैंने आपको सब समझा रखा है। या तो इसका फॉर्मूला लगा दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन अपॉन आर, 1 माइनस 1 अपॉन 1.10 की पावर 20 डिवाइड बाई 0.10, या तो ये फॉर्मूला लगाओ, या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कैलकुलेटर पर लिखिए 1 डिवाइड बाई 1.10, ये एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, ऐसा 20 टाइम्स करिए और जीटी का बटन दबा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना आया, 8.514, और 20 ईयर्स के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आ रहा है, ये लास्ट में आया होगा 20 ईयर्स के बाद, ये सिंगल है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, एन्युटी फैक्टर नहीं है। कितना आया, 0.149। प्रेजेंट वैल्यू निकालते, -680, 260 को 8.514 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, टोटल करिए, कितना आ गया, पॉइंट, और टोटल, तो दोनों ही सिचुएशन में पैसा जा रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कम पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो कम है, तो ऑप्शन सेकंड इज बेटर, हमें सेकंड ऑप्शन लेना चाहिए और हमें हाइड्रो प्लांट लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास XYZ और वो बहुत बुरा चल रहा है, उसमें हालत हमारी खराब है और हम उसे रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं। 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं हमारे पास ABC, और उन 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में से एक को हमें चूज करना है। The projects are expected to require 2 lakh each and have an estimated life of 5 years, 4 years and 3 years respectively and have no salvage value. तो तीनों में पैसा तो एक जैसा जा रहा है, लेकिन इनकी लाइफ हमारी अलग अलग है। 10% की कॉस्ट है, एंटीसिपेटेड कैश इनफ्लो हमें बता रखे हैं। रैंक ईच प्रोजेक्ट अप्लाइंग द मेथड ऑफ पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओ बाप रे, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, 3 प्रोजेक्ट है और हमें तीनों प्रोजेक्ट में इतना लंबा काम करना पड़ेगा। सेकंड में बोला व्हाट वुड बी द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बी इन द आईआरआर इक्वल द रिक्वायर्ड रेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब हमसे बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा, और आगे आईआरआर से भी बातचीत हो रखी है, करते हैं रिकमेंड द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को रिकमेंड भी करना है हमें कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ज्यादा बढ़िया है। तो काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, करते हैं शुरुआत।
उम्मीद है अगर ये कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में से थर्ड पॉइंट में से कोई मेरे पीछे आ भी रहा है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है वो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें पता है मेथड कौन कौन से करने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम ईयर 1, ईयर 1 2 3 4 5 और कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए का 50,000 50,000 50,000 50,000 एंड 190। तो यहाँ तो पे बैक पीरियड आ गया 4 इयर्स, क्योंकि हमारे पास 2 लाख रुपए हमारे पास से जा रहे हैं। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एन्युटी। हर साल एक जैसा पैसा आ रहा है, तो 2 लाख रुपए खर्च करे हैं और हर साल 50,000 आ रहे हैं, कम से कम 4 साल तक। तो 4 साल तक आ गया तो इसको कहूंगा ठीक है, वो 4 साल ही आ रहा है। तो पेबैक पीरियड हमारा जो फर्स्ट मेथड है उस मेथड के हिसाब से, तो पेबैक पीरियड हमारा आ रहा है प्रोजेक्ट ए का 4 साल। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर आगे क्या है। ठीक है, तो पेबैक पीरियड के हिसाब से हमारा आ गया। दूसरा बोला है एनपीवी। तो एनपीवी के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना पड़ेगा 10% के हिसाब से, जो 5 साल तक का तो मुझे याद ही है। तो इसको देखते हैं 10% के हिसाब से 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। सिक्स्थ ईयर का भी मैंने याद किया था, 0.546 था शायद, क्या था अभी एक क्वेश्चन में आया था 564। चलिए अब हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 50,000 इंटू 0.909, 45,000, 450, 41,300, 37,550, 34,150 and 1,17,990। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल 2,76,440 minus present value of cash outflow, that is 2 lakh। तो NPV आ जाएगा हमारा 76,440। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो प्रोजेक्ट बी के बारे में, और वो है 80,000, 80,000, 80,000, 30,000। पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट बी का निकालते हैं 2 लाख डिवाइड बाय 80,000, 2.5 years। प्रेजेंट वैल्यू बी प्रोजेक्ट की, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो 80,000 इंटू 0.909, 72,720, 66,080, 60,080, 20,490 and total 2,19,370। 2 lakh is present value cash outflow
सो प्लस 19,370। एनपीवी आ गया हमारा सेकंड प्रोजेक्ट का। इसके बाद कैश फ्लो थर्ड प्रोजेक्ट के 1,10,000। तो पेबैक पीरियड 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 2 years। एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 लाख इंटू 0.909 90,900, 1 lakh into 0.826 82,600, and 10,000 into 0.751 7,510, and total is 1,81,010 rupees. So it is giving us negative NPV. 18,990 नेगेटिव। तो दो आंसर निकाल चुके हैं, पेबैक पीरियड मेथड से और एनपीवी मेथड से। अब हमको बात करनी है आईआरआर मेथड से। तो आईआरआर मेथड के लिए हमें प्रोजेक्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो ये तो तय है कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो हमें काफी ज्यादा पैसा दे रहा है। अब काफी ज्यादा का मतलब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 76,000 है जो 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू से भी ज्यादा है। तो 10% के मुकाबले हमें 30% के आसपास जाना पड़ेगा, या 25-30% के आसपास। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वहाँ 20% के आसपास जाया जा सकता है, 20-25% के आसपास। और जो जो मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं दिया, और जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो तो 10 की बजाय 5-7% ही हमें रिटर्न दे रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं आईआरआर निकालने के लिए। तो आईआरआर के लिए मैं पहले लेता हूं प्रोजेक्ट ए, ईयर लिखता हूं दोबारा से 1 2 3 4 5। कैश फ्लो लिखता हूं 50,000 50,000 50,000 50,000 and 1,90,000। अप्रोक्सीमेटली इसमें जो अर्निंग होनी चाहिए 25-30%, तो मैं 25% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालता हूँ 25%। 1 डिवाइड बाय 1.25। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, कौन से रेट से दिया है, कैसे दिया है, बस मैं ये देख रहा हूँ एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि 0.4096 एंड 410 हो जाएगा 0.328। तो 25% के हिसाब से निकाला मैंने। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो ये हो गया 50,000 इंटू 0.8, 40,000, 10,000 यहाँ कम हो गया, मुझे चाहिए 76,000 कम करने, और ये आ गया 32,000, 25,600, 20,500, 190 इंटू 0.328, 62,320, और ये हो गया 1,80,420। तो ये तो तय हो गया कि मेरा नेगेटिव आ रहा है
एनपीवी, क्योंकि हमारा 0 ईयर में 2 लाख है और ये आ रहा है -19,580। तो मैं दूसरा 20% के, देखो अगर मैं 10% के हिसाब से जो है ये निकाल दूंगा तो भी आंसर तो आ जाएगा। मैं अगर 10% और 25% के बीच में लूंगा, लेकिन गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत अच्छा आंसर नहीं आने वाला है, लेकिन आ जाएगा। एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर टाइम है तो मैं 20% से निकालना चाहूंगा। तो 1 डिवाइड बाई 1.2, 0.833, 0.694, 0.579 और 0.482 एंड 0.402। तो ये मैं 20% के हिसाब से निकालता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 50,000 into 0.833, 41,650, 34,700, 28,950, 24,100, 76,380। तो इसका टोटल आ गया हमारा 2,05,780 और इसमें से मैंने 2 लाख माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 5,780। अब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एनपीवी है। ये बेस्ट सिचुएशन है जहां पर मैं आईआरआर निकाल सकता हूं। तो आईआरआर का फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी। अरे भैया मिर्जा, लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो लोअर रेट है मेरा 20%, लोअर रेट एनपीवी है 5,780, लोअर रेट एनपीवी 5,780, हायर रेट एनपीवी -19,580 इनटू डिफरेंस इन रेट 5%, 25 minus 20%, so 5,780 into 5 divide by 25,360। तो ये हो जाएगा 5780 into 5 divide by 25,360 plus 20, that is 21.14%। तो जो मेरा आंसर आया है आईआरआर फर्स्ट प्रोजेक्ट का, वो आया है 21.14%। अगर सपोज मैं सीधा सीधा ये कर लेता, आईआरआर यहां से निकालता, मैं 10% के हिसाब से ऑलरेडी निकाल ही चुका था 76,440, और हायर रेट मेरा था 25% जहां पर था 19,580, लेकिन डिफरेंस मेरा काफी बड़ा हो जाता रेट का, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ मेरा क्या आंसर आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है। लो जी, 21.94% आता इन प्लेस ऑफ 21.14%। तो इतना डिफरेंस आता, लेकिन आंसर फिर भी आ जाता। तो आधे से 1% का फर्क आता है, जितना ज्यादा चेंज हो। अगर ये 20 और 25 है,
अगर ये 20 और 21 आएगा तो और डिफरेंट आंसर आएगा। तो जितना ज्यादा नजदीक जाएंगे, जितना गैप कम होगा, उतना ज्यादा मोर एक्यूरेट आंसर मेरे पास आएगा। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरे पास है प्रोजेक्ट नंबर बी, और प्रोजेक्ट नंबर बी में मेरे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 3 4 5 कैश फ्लो प्रोजेक्ट बी का 80,000 80,000 80,000 30,000, पैसे भी 3 साल ही आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, 19,000 रुपए कुछ है। तो क्या मैं 15% के हिसाब से लेकर देखूं? देखता हूँ, ट्राई करता हूँ 15% पे, नहीं तो 20 पे और कर लूंगा। 0.869, नहीं 869 के बाद 5 है तो 870 हो जाएगा। 0.756, 0.6575 मतलब 058 and 0.572. Present value 80,000 into 0.87, 69,600. 80,000 into 0.756, 60,480, और 52,640 and 17,160, टोटल 1,99,880। ये तो लगभग लगभग 0 के आसपास आ गया। तो हम ये कह सकते हैं IRR इज 15% अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 15% ही है। तो और आगे सॉल्व करने का की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही तुक्का हमारा फिट बैठ गया था। अब जो हमारा प्रोजेक्ट 3 है वहां पर तो हमारा माइनस में आ रहा था, तो हमारा इसका मतलब रेट कम होगा, 5% के हिसाब से निकाल कर देखते हैं। तो कैश फ्लो सी के लिखते हैं, केवल 3 साल है, 1 लाख एंड 10,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% के हिसाब से निकाल कर मैं देखता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। तो 1 डिवाइड बाय 1.05 और 0.95, 5,000 का ही फर्क आएगा बस। देखो 0.95 और यहाँ था 99, तो यहाँ मेरे पास आएगा 95,000, यहाँ आएगा 90, यहाँ था 90,000, तो 5-7 हजार का यहाँ फर्क आया, और अगले में भी 5-7 हजार आएगा। मुझे चाहिए 20,000। ओ ये तो बहुत ही ज्यादा और डिफरेंस चाहिए मुझे। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? तो मैं 3% के हिसाब से लेकर देखूं, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया पहले ही कि भैया 5% के हिसाब से तो नहीं आने वाला है। तो ये है 0.97, तो ये 97,000 के आसपास 7-8 हजार का यहाँ फर्क आ गया। तो हाँ, यहाँ पर अब थोड़ा सा उम्मीद है कि लगभग आ जाएगा। तो 9.09 9.71 हो जाएगा, और फिर है 0.943, और फिर है 0.915। प्रेजेंट वैल्यू आ रही है जो मेरी, वो आ जाएगी यहाँ पर 97,100, 94,300 और 9,150, और इसका टोटल किया मैंने तो ये आ रहा है 2,05,50। तो यहाँ प्लस 550 है, तो मैं कह सकता हूं, अगर टाइम नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली 3%।
क्योंकि केवल 550 रुपए का फर्क आ रहा है, वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर मैं और चाहूँ तो फिर मैं 4% के हिसाब से निकालूं और आंसर निकालूं तो बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो अब मुझे रैंकिंग करना है, ठीक है। तो रैंकिंग करने पर मुझे सबसे पहले पेबैक पीरियड, ए, जो प्रोजेक्ट ए है, और ऐसा लिखता हूं ए बी सी पेबैक पीरियड, तो 4 ईयर, 2.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। तो रैंक करूं तो फर्स्ट है मेरे पास सी, सेकंड है बी और थर्ड है ए। अगर मैं एनपीवी मेथड की बात करूं तो यहाँ पर है 76,440, 19,370 एंड 18,990। रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, और इसकी रैंकिंग ही नहीं होगी क्योंकि मैं इसे चूज नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आईआरआर के हिसाब से करूं मैं बात तो आईआरआर मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट की आई है 21.14%, जो सेकंड प्रोजेक्ट है बी उसकी 15 और थर्ड की 3%। रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और इसकी रैंक नहीं आएगी क्योंकि ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम कमाई करके मुझे दे रहा है। अब आगे पूछा व्हाट वुड बी द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन केस ऑफ आईआरआर। देखिए जब आईआरआर होता है, एट आईआरआर present value of cash inflow becomes equal to present value of cash outflow and profitability index is sigma present value cash inflow upon present value cash outflow, क्योंकि ये दोनों सेम है। जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें कि हमारा 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो भी 2 लाख का ही है, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 की 1 रुपया लगाकर 1 रुपया वापस आएंगे अगर आईआरआर की बात करें तो आईआरआर पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा 1 होगा। इन केस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से कम आ रहा है, इट मींस हमारा एनपीवी नेगेटिव है और आईआरआर 10% से कम है कि हमने पैसा जो लगाया उसमें 1 रुपए लगाने के बाद 1 रुपए से कम आ रहा है। तो जब भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपए से कम आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें उस प्रोजेक्ट को चूज नहीं करना है। अब हमसे पूछा है कि आप बताइए कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे। देखिए बेस्ट मेथड इज एनपीवी। एनपीवी मेथड के हिसाब से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है प्रोजेक्ट नंबर 1 एंड ऑल्सो आईआरआर के हिसाब से भी प्रोजेक्ट हमारा ए आ रहा है रैंकिंग में नंबर 1। तो बेस्ट मेथड इज एनपीवी एंड आईआरआर और उन दोनों मेथड से आ रहा है प्रोजेक्ट नंबर ए, तो हमें प्रोजेक्ट नंबर ए को ही लेना चाहिए। सॉरी, अगर एनपीवी से आंसर कुछ और आ रहा होता, आईआरआर से कुछ और आ रहा होता तो मैं एनपीवी वाला ऑप्शन चूज करता। मींस एनपीवी इज बेस्ट एंड एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट ए है तो मुझे उसे ही चूज करना चाहिए।